हाय दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक चीज कॉमन है और वो है ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें। आप चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पेरेंट्स से अपनी बात मनवाना चाहते हैं या कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, हर काम में हर किसी को कोई ना कोई रुकावट जरूर आती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ऑब्स्टेकल सबको फेस करने पड़ते हैं तो कैसे कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर जाते हैं उन्हें ये पता होता है कि रुकावटों से ही रास्ता बनता है। तो आप भी अगर अभी तक कोई छोटे मोटे ऑब्स्टेकल से रुके हुए हो तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप फिर से चलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आज की इस वार्तालाप से आपको यह जानने को मिलेगा कि कैसे आप रुकावटों से रास्ता बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज योर पावर। रूबिन कार्टर नामक आदमी जब अपने बॉक्सिंग करियर की हाइट पर था तब उस पर 3 मर्डर के चार्जेस लगे जो उसने किए ही नहीं थे। अब आप सोचोगे कि कोर्ट में तो सही फैसला हुआ ही होगा। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में फैसला हुआ और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। इसके बाद जब कार्टर को जेल लेकर गए तो उसे एक बात समझ में आई कि फिजिकली तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जिनका कंट्रोल मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और वो है मेरा एटीट्यूड, मेरे बिलीव्स और मेरी चॉइसेस। और उन्हीं चीजों की वजह से वह जेल में रहते हुए भी फियरलेस और पावरफुल था। उसे जेल में कोई हाथ भी नहीं लगाता था जब तक कि किसी को अपना मुंह ना तोड़वाना हो। पर इस सब के पीछे एक वजह थी कि वो एक एक सेकंड अपने केस को सॉल्व करने में लगाता था। उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लॉ, हिस्ट्री और फिलॉसफी पर बहुत सारी बुक्स पढ़ डाली। उसका यह मानना था कि किसी ने उसकी लाइफ खराब नहीं की है, उसे बस एक ऐसी जगह डाल दिया गया है जहां से उसे बाहर निकलना है। और ऐसे ही उसे 19 साल लगे खुद को बेगुनाह साबित करके बाहर निकलने में। जब वो बाहर निकला तो उसने सिंपली अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया। उसने कोर्ट से ये उम्मीद भी नहीं रखी कि वो माफी मांगे, क्योंकि उसका कहना था कि जब कोर्ट ने उससे कुछ छीना ही नहीं है तो वो माफी किस बात की मांगे। देखो, हम कई बार लाइफ की सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उन सिचुएशन से डील कैसे करना है वो तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का सार यही है कि सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपके पास हमेशा उसका कंट्रोल रहता है। अगला पॉइंट है डू योर जॉब एंड डू इट राइट। प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन ने अपनी एक स्पीच में बताया था कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले एक टेलर थे, तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। इसके जवाब में जॉनसन ने कहा था कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब कोई मुझे टेलर कहता है, तो क्योंकि मैं एक रेप्यूटेटेड और अच्छा टेलर था। मेरी फिटिंग्स की लोग तारीफ करते थे, इसीलिए मुझे अपने टेलर होने पर गर्व है। कार्नेगी ने कहा था कि अगर आप सिर्फ झाड़ू लगाते हो तो भी उसमें शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। पर हम ऐसा नहीं सोचते, हम फ्यूचर का सोचने में बिजी हैं। हम अभी जो कर रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल गर्व महसूस नहीं होता, उसे हम सिर्फ एक पे चेक के लिए कर रहे हैं और सोचते रहते हैं कि किसी ड्रीम जॉब के मिलने पर प्राउड फील करेंगे। पर सच तो यह है कि हमें छोटी छोटी चीजों पर गर्व होना चाहिए, चाहे वो सैंडविचेस बनाना हो या अपनी पढ़ाई के लिए पैसे सेव करना हो। और स्टीव जॉब्स इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो अपने प्रोडक्ट्स पर बहुत प्राउड फील करते थे। उन्होंने एक बहुत कमाल की चीज अपने फादर से सीखी थी। जब स्टीव छोटे थे तो उनके फादर कैबिनेट्स पर पेंट करते थे। एक दिन उन्होंने अपने फादर को देखा कि वो कैबिनेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट कर रहे हैं। यह देखकर उन्होंने पूछा कि डैड, आप कैबिनेट के अंदर क्यों पेंट कर रहे हो, अंदर कौन देख रहा है? तो उनके डैड ने कहा कि कोई देखे या ना देखे, हम तो देख रहे हैं। यह शो करता है कि वो अपने काम को कितना प्राउडली करते थे, और यही क्वालिटी स्टीव जॉब्स ने अपने डैड से अडॉप्ट कर ली। इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट्स अंदर और बाहर हर तरफ से ब्यूटीफुली डिजाइंड होते हैं। हर सिचुएशन में लाइफ हमसे एक क्वेश्चन पूछती है और हमारे एक्शंस ही आंसर होते हैं। तो जो भी काम करो उसे डेडिकेटेडली और क्रिएटिवली करो, इससे लाइफ के मीनिंग का पता चलता है, और इस तरह काम करने से हर ऑब्स्टेकल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। थर्ड पॉइंट है व्हाट्स राइट इज व्हाट वर्क्स। 1915 की बात है। साउथ अमेरिका के घने जंगलों के बीच एक वैल्यूएबल पीस ऑफ लैंड था और उस लैंड को 2 अमेरिकन फ्रूट कंपनीज खरीदना चाहती थी। अब इशू यह था कि उस जमीन के 2 मालिक थे, उनमें से एक था असली और एक था नकली, पर दोनों के पास अपने अपने प्रूफ थे और अब यह तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि जमीन का असली मालिक है कौन। दोनों में से पहली कंपनी जो थी वो अमेरिका की पावरफुल कंपनीज में से एक थी और दूसरी कंपनी अभी स्मॉल स्केल पर ऑपरेट कर रही थी। इसीलिए पहली कंपनी ने एक हाई पावर्ड लॉयर्स की टीम बनाई और फिर एक एक फाइल और स्क्रैप की खोजबीन में लग गए। उनके लिए पैसा, समय और रिसोर्सेज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं दूसरी कंपनी का ओनर थोड़ा अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से था और वो ये सब नहीं कर सकता था, तो उसने कुछ और किया। वो दोनों ओनर्स के पास बारी बारी गया और दोनों से जमीन खरीद ली। नो डाउट उसे डबल प्राइस पे करनी पड़ी, पर अब वो बिना किसी प्रॉब्लम के लैंड का अकेला मालिक बन चुका था। वो सही प्रोसीजर में नहीं बल्कि सही रास्ता निकालने में बिलीव करता था, पर हम लोग सही रूल्स और सही प्रोसीजर
प्रोसीजर्स को फॉलो करने में लगे रहते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट्स मैटर करते हैं, मेथड्स नहीं। दूसरी कंपनी के ओनर को यह बात पता थी कि इस जमीन पर काम करने के लिए सही मालिक का पता करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही मालिक बनना जरूरी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर बार स्ट्रेट लाइन ही हो। हम कई बार परफेक्ट सॉल्यूशन के चक्कर में सही सॉल्यूशन को हाथ से जाने देते हैं। डेंग शाओपिंग ने कहा था कि मैं इस बात की फिक्र नहीं करता कि कैट ब्लैक है या व्हाइट, जब तक कि उसे चूहा पकड़ना आता हो। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है द आर्ट ऑफ एक्विसेंस। थॉमस जेफरसन, जिन्हें बचपन से ही हकलाहट की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वह खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। अब या तो वो इस बात पर रो सकते थे या इसे एक्सेप्ट कर सकते थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनी सारी एनर्जी राइटिंग से खुद को एक्सप्रेस करने में लगा दी। इसी तरह राइटिंग उनकी स्ट्रेंथ बन गई। उन्होंने हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक लिखा था। नो डाउट्स जेफरसन पब्लिक स्पीकर तो नहीं बन पाए, पर उनके जैसा राइटर खोजना मुश्किल है। तो लाइफ के कुछ ऑब्स्टेकल्स हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां हमें कुछ स्किल्स डेवलप करने ही पड़ेंगे, जो हम नॉर्मली शायद कभी नहीं करते। जेफरसन, थॉमस एडिसन और हेलन केलर जैसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने रियलिटी के अगेंस्ट जाने की बजाय खुद को रियलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। सोचो, अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल को पर्सनली लेकर चिल्लाने लगे कि मैं 60 सेकंड्स तक रेड लाइट पे क्यों वेट करूं, तो हम उसे पागल समझेंगे। वेल, लाइफ में हम एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। जब जिंदगी हमें कहीं रुकने को कहती है या आगे किसी प्रॉब्लम की वजह से रूट बदलने को कहती है, तो हम उसे एक्सेप्ट करने की बजाय चिल्लाने लगते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और जो किया जा सकता है उस पर फोकस करो। लास्ट में एक बार सभी बातों को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था रिकॉग्नाइज योर पावर। इसमें हमने जाना कि सिचुएशंस कितनी ही बुरी क्यों ना हो, इससे डील करने का कंट्रोल हमेशा हमारे पास रहता है। सेकंड पॉइंट था डू योर जॉब एंड डू इट राइट। इसमें हमने जाना कि हम किसी काम को डेडिकेटेडली और क्रिएटिवली करते हैं तो ऑब्स्टेकल्स मैटर ही नहीं करती। थर्ड पॉइंट है व्हाट्स राइट इज व्हाट वर्क्स। इस पॉइंट में हमने सीखा था कि कहीं पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता, इसीलिए मेथड्स पर नहीं रिजल्ट्स पर फोकस करो। फोर्थ पॉइंट था द आर्ट ऑफ एक्विसेंस। इस पॉइंट का सार यही था कि सिचुएशंस को ब्लेम मत करो और जो किया जा सकता है उस पर फोकस करो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको रायन हॉलिडे की इस बुक ऑब्स्टेकल इज द वे से बताई है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए किसी भी अपने एक दोस्त के साथ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।